विष्णु सरकार ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया है और उसकी थीम रही गति। कई सेक्टर पर फोकस किया गया और इसी पर चर्चा करने के लिए एक विशेष पैनल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अविनाश ग्रुप्स के एमडी हैं आनंद सिंघानिया। उनसे भी समझेंगे कि वो किस तरीके से देखते हैं जो बिजनेस सेक्टर में काम किया गया है, या फिर हम जिस तरीके से देखते हैं कि क्या क्या आगे प्रावधान हो सकते हैं, क्या संभावनाएं बन रही, इस पर बात करेंगे। शिक्षाविद हैं डॉक्टर जवाहर सूरी, उनसे भी बातचीत करेंगे। साथ ही अनिल द्विवेदी हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी बजट को समझने का प्रयास रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की और सबसे पहले अनिल द्विवेदी जी का रुख करेंगे क्योंकि पत्रकार हैं और हर पहलू से बजट को समझ पा रहे हैं। अनिल जी, कैसे देख रहे हैं बजट को, जनता कैसे देखे, कैसे समझे? और कहा जा रहा है कि ये जो बजट है प्रगति का बजट है, क्या वाकई में इसे प्रगति का बजट कहा जाए? बिल्कुल रसिका, छत्तीसगढ़ आज बजटोत्सव मना रहा है और हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब ने 1,62,000 करोड़ से अधिक का बजट उन्होंने पेश किया है। मुझे याद है कि जब छत्तीसगढ़ का पहला बजट आया था तो 8,500 करोड़ के आसपास का था। और आज इतनी यदि तरक्की और उछाल यदि बजट ने मारी है तो ये संकेत है इस बात के कि चौधरी साहब ने पिछला बजट जो पिछले साल पेश किया था, जो ज्ञान पर आधारित था, और अब आज एक साल बाद जो बजट गति पर आ गया है, ये निश्चित तौर पर आप देखिए कि ज्ञान का मॉडल जब उन्होंने पेश किया था तो उनकी दिव्य दूरदृष्टि देखिए कि केंद्र सरकार ने भी उस मॉडल को अडॉप्ट किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया तो ज्ञान मॉडल का उन्होंने जिक्र किया, उसमें प्रधानमंत्री ने ज्ञान मॉडल की तारीफ की। तो ओपी चौधरी जो आईएएस रह चुके हैं, उनके इस विजन को देश के वित्त मंत्री ने भी सराहा। इसलिए आज यदि ये बजट जैसा कि 12% ज्यादा बढ़ा करके सामने आया है, निश्चित तौर पर ये विकास का द्योतक है, आर्थिक तरक्की हुई है, रुपया आया है तो रुपया गया भी है। और वो ब्यूरोक्रेट्स है ओपी चौधरी साहब, वो जानते हैं कि सरकारी पैसा आएगा तो वो कहां कहां किस्मत में खर्च होना है। अगर उन्होंने दे रहे हैं तो उन्होंने लेने की भी पर्याप्त व्यवस्था की है। हाँ, उन्होंने गरीब वर्ग पे कोई बोझ नहीं डाला। 1 रुपए पेट्रोल उन्होंने कम कर दिया 1 रुपए में, और बहुत सी जगहों पर उन्होंने ऐसी जगह लेन दानियां ले ली है कि पता ही नहीं चल रहा कहां से उन्होंने पैसा निकाल लिया। अचल संपत्तियों पर जो शुल्क लेना था वो 500 रुपए तक बढ़ा दिया उन्होंने। तो आप देखिए, ये बहुत गरीबों पर बोझ वाला बजट नहीं है, बड़े लोगों से लिया गया और उसे गरीबों पर बांटा जाएगा। यानी हर मोदी की गारंटी है, संतुष्ट कर देने वाला बजट एक तौर पर आप कह रहे हैं। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। आनंद सिंघानिया जी, आपका रुख करती हूँ, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है, आप बिजनेस सेक्टर में ओवरऑल कैसे समझ रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लिए कैसा रहा बजट? मैं जितना अभी तक बजट को समझ पाया, आई थिंक इट इज़ अ वेरी विजनरी बजट। और जैसा कि बजट का थीम है गति, ये मुझे लगता है निश्चित रूप से हमारी जीडीपी की गति को बढ़ाएगा। पहले जो सफ़र था ज्ञान का था, अभी गति का है, जो समय के हिसाब से एकदम अनुरूप है। मैं बड़ा खुश हुआ जब इसके ऊपर की रूपरेखा देखा, उसी से मुझे उत्साह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कोई भी प्रदेश का, कोई भी देश के विकास का एक बहुत बड़ा मापदंड होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है। टेक्नोलॉजी पे फोकस है, एक्सीलरेटेड ग्रोथ पे फोकस है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे या इंडस्ट्रीज पे फोकस है, सीएम रिंग रोड योजना की पे फोकस है। तो मुझे लगता है कि ये मल्टीपल डायमेंशन पे वर्क किया हुआ और एक सोचा समझा हुआ विजन के साथ में बनाया हुआ बजट है, जो आने वाले न केवल 4-5 सालों के लिए, बाकी आने वाले 10-15 सालों की दिशा तय करेगा। और जहाँ तक मैं रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, मैं एक बात बहुत अच्छे से समझता हूँ, अगर गुड गवर्नेंस है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है और इंडस्ट्रीज का आगमन अगर निरंतर जारी है तो रियल एस्टेट में ग्रोथ ही ग्रोथ है। और न केवल रियल एस्टेट, जब रियल एस्टेट में ग्रोथ होती है तो लगभग इससे जुड़ी 250 इंडस्ट्रीज में ग्रोथ है। तो ओवरऑल पूरा मार्केट में मुझे आगे ग्रोथ दिखता है। न केवल ग्रोथ, हमारे देश का, प्रदेश का एक बहुत अच्छा बढ़ता हुआ विकास दिखता है। और विजनरी बजट को मैं करार करूंगा इस बजट को। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर यह भी कहा जा सकता है कि रियल एस्टेट सेक्टर खुश है इस बार के बजट से। निश्चित रूप से खुश है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब ग्रो होता है तो रियल एस्टेट ग्रोथ होता है। और 8,500 करोड़ रुपए का पीएम आवास योजना पे भी निर्धारण किया गया है मद, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरा 13-14% जब इंक्रीज्ड बजट है तो वो जब पैसा आएगा तो मार्केट में वो पैसा फ्लोट होगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, 20,000 करोड़ का बजट इंक्रीज होना, वो पैसा मार्केट में आने से ओवरऑल ग्रोथ आएगी। बिल्कुल। तो चलिए हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी जी भी हैं, शिक्षाविद हैं, उनसे भी समझते हैं।
सर कैसे देख रहे हैं आप बजट को, साथ ही जो एजुकेशन के सेक्टर में फोकस किया गया इस बार, चाहे इस बार तो एक नई चीज भी देखने को मिली है, निफ्ट पर भी फोकस है, IIT है, ट्रिपल के साथ ही इस बार निफ्ट पर भी फोकस, इसको कैसे देख रहे हैं और ओवरऑल बजट को किस तरीके से समझ रहे हैं सर आप? तो मैं ओवरऑल से अगर शुरू करूं तो एक नई चीज देखने आई है जो एक ब्यूरोक्रेट की छवि दिखाती है। वो ये है कि हम हर साल 35% करीब करीब बजट यूज नहीं करते और उसका कारण है कि हम मॉनिटरिंग प्रॉपरली नहीं करते। इस बार इन्होंने डिजिटल मॉनिटरिंग सीएम के द्वारा दिया गया है और डिजिटल मॉनिटरिंग और उसको ट्रेन करने के लिए IIT, ट्रिपल IIT और IIM को इसके लिए लिया गया है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ सोच है कि मॉनिटरिंग होना चाहिए कि खर्चा कहाँ हो रहा है। दूसरी चीज़ जो शिक्षा के बारे में आपने कहा, उसमें ये सही है कि शहरी इलाके यानी नया रायपुर के लिए निफ्ट की योजना या एडुसिटी की योजना या मेडिसिटी की योजना, ये तीनों दी गई। लेकिन बाकी चीज़ें इन्होंने जो सुदूर इलाके हैं वहाँ के लिए दिया है, जैसे कि फिजियोथेरेपी कॉलेजेस सारे ग्रामीण इलाकों में, नर्सिंग कॉलेज सारे ग्रामीण इलाकों में, स्टेडियम और स्पोर्ट्स फैसिलिटी सारे ग्रामीण इलाकों में। तो इन्होंने समानता से बांटा है पूरे, ताकि डेवलपमेंट सब जगह हो, ना कि सिर्फ शहरों तक सीमित हो। ठीक है, तो देखिए लगातार हर वर्ग में फोकस दिया गया है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ही जब बजट पेश करने के बाद ये कह रहे थे कि जो पिछली बार का थीम था ज्ञान था और इस बार का थीम है गति, और ज्ञान को मजबूत करने के लिए गति बढ़ानी होगी। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, इस बार पत्रकारों के लिए भी कई प्रावधान आए हैं, चाहे हम बात करें कि प्रेस क्लब बनने के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है, सम्मान राशि बढ़ाई गई है 10,000 से 20,000, तो पत्रकारों के लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है, कैसे देखे छत्तीसगढ़ का पत्रकार इसको? देखिए, वैसे इस पे तो न्यायिक टिप्पणी सुरसेट्टी साहब और आनंद सिंघानिया जी को करनी चाहिए, पत्रकारों का मामला है। लेकिन ठीक है, एक बहुत अच्छी मांग उन्होंने पूरी की है, जिसमें उन्होंने प्रेस क्लब को 1 करोड़ रुपए देने की बात कही है। फिर उन्होंने कहा कि हम जो वरिष्ठ पत्रकार है जिनको 10,000 पेंशन मिलती थी, अब वो 20,000 रुपए उन्होंने कर दी, एक बड़ी राहत है। मैं यहाँ से मांग करना चाहूँगा आपके चैनल के मार्फत कि जो अनिवार्य सेवानिवृत्त जो सारे पत्रकार होते हैं उन सबको पेंशन दी जाए। अभी यह है कि आप राज्य स्तरीय मान्यता पत्र पत्रकारों को देते हैं, बाकी पत्रकारों को नहीं मिल पाती है। तो ओपी चौधरी निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देंगे। अब मैं जहां तक आपने बोली कि जो गति मॉडल ये लेकर के आए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि गति का मतलब G फॉर गुड गवर्नेंस है, A फॉर एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, T फॉर टेक्नोलॉजी है और 4th है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यानी ये जो सरकार है, जो इस साल उसका फोकस रहेगा वो इन 4 सेक्टरों में फोकस रहेगा। और जैसे कि सिंघानिया साहब और सुरसेट्टी साहब ने बहुत अच्छे विस्तार से बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होंगे तब तक आप बहुत अच्छा डेवलपमेंट मॉडल पेश नहीं कर सकते। हालांकि छत्तीसगढ़ वो स्टेट है जब नंबर 1 राज्य के तौर पर रहा जब डेवलपमेंट के मामले में, और अभी बहुत सी प्रोजेक्ट आप देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के, केंद्र सरकार ले रही है। PDS सिस्टम देखिए, छत्तीसगढ़ का बड़ा सफल मॉडल रहा जो केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया। तो विष्णुदेव साय सरकार ने जो सुशासन दिया है इस राज्य में, वो ये दर्शाता। आप देखिए, राजनीति बीजेपी की सभी चुनाव में छप्पर फाड़ जीत हुई है। जनता चाहती तो कांग्रेस को मौका दे सकती थी, कहीं जा सकती थी, लेकिन उसका भरोसा सरकार के डेवलपमेंट मॉडल पर बना हुआ है। और मैं एक चीज आपके यहां से जोड़ना चाहूंगा कि सरकार ने मेट्रो ट्रेन का एक सपना दिखाया है। सपना क्या है? एक आधार उन्होंने रख दिया है, शायद 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा उन्होंने अभी दिए हैं टोकन मनी। मैं ये कहना चाहूंगा कि रायपुर दुर्ग मेट्रो ट्रेन आप बनाएंगे, मेट्रो ट्रेन बनाने का खर्चा कम से कम 25,000 से 30,000 करोड़ का होता है। ठीक है, केंद्र सरकार का पैसा आपको मिलेगा, लेकिन राज्य का भी तो लगेगा। और यदि रायपुर दुर्ग सिर्फ 30 किलोमीटर में आप ये बनाएंगे तो उसकी पूर्ति कहां से होगी? इतने पैसे कहां से आएंगे? क्योंकि उतने यात्री आपके पास हैं या नहीं, ये खोज का विषय है। तो यहां से जब रमन सरकार यहां से खत्म हुई, छोड़ी थी, तो रमन सरकार ने बोला था कि हम राजनांद गांव से बिलासपुर तक मेट्रो चलाएंगे ताकि पर्याप्त यात्री मिले और पूरे राज्य को उसका फायदा हो। ठीक है, तो देखिए लगातार हम बजट को बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पैनल से। तो बजट में कई संतुष्टि भी है, तो थोड़ी सी नाराजगी भी है, तो लोग मांग भी कर रहे हैं। देखिए आनंद जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। लगातार हम गति की बात करें, उन्होंने बताया अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें आता है, टेक्नोलॉजी भी इसमें आता है, और जिस तरीके से इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना उस पर फोकस किया गया है, और एक और बड़ा प्रावधान किया गया है। लोग लगातार महंगाई की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे पेट्रोल में 1 रुपए का वेट कम किया गया, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कितनी बड़ी राहत हो जाती है, क्योंकि बिजनेस क्लास तो सबसे ज्यादा ट्रेवल भी करता है मुझे लगता है, तो इसलिए आप किस तरीके से इसको समझ रहे हैं?
नहीं, डेफिनेटली देखिए, न केवल बिजनेस क्लास ट्रैवल करता है, हम सब ट्रैवल करते हैं अपने माध्यम से, बट बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन खर्च में इसका फर्क पड़ता है। आज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर चीज़ में आज बहुत बड़ी कॉस्ट एक मानी जाती है, और रायपुर छत्तीसगढ़ कंटिन्यूस विस्तार पे मोड पे है, रोड्स कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, तो 1 रुपये पेट्रोल कम होना बहुत मैटर करता है। क्योंकि हम देखते थे कि जब महाराष्ट्र से आदमी उड़ीसा की तरफ जाता है तो छत्तीसगढ़ में जब वो घुसता था तो घुसने के पहले वो महाराष्ट्र में पेट्रोल डला लेता था, क्योंकि रेट का डिफरेंस रहता था। आज ये 1 रुपये कम होने से वो चीज़ों मायने रखेगी आदमी के माइंडसेट में, एक आम जनता पे डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट है 1 रुपये कम होना, ये बड़ी बात है मैं कहूँगा। और गुड गवर्नेंस, ये देखिए, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक बिजनेसमैन के लिए फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं। गुड गवर्नेंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो मैं फिर से वही कहूँगा कि गुड गवर्नेंस में मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ, जितना मैं चौधरी साहब को देखा है, मैंने जाना है, और विष्णुदेव साय जी की सरकार कंटिन्यूस इस पर बात कर रही है, हम एक नए डिजिटल युग की तरफ देखेंगे गुड गवर्नेंस में। व्हेन दे आर सेइंग गुड गवर्नेंस, इट मस्ट बी रिलेटेड टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आज पंजीयन विभाग, इसी विभाग के चौधरी साहब के पास में ही है, पंजीयन विभाग में हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि डिजिटाइजेशन हो रहा है। मुझे जानकारी हुई कि अब फेसलेस रजिस्ट्री भी होगी। तो गुड गवर्नेंस इस तरीके के अगर रेवेन्यू विभाग में भी, और हम उम्मीद कर रहे हैं पंजीयन विभाग में भी होंगे, तो इसका डायरेक्ट फ़र्क हम लोगों की इफिशियंसी में पड़ेगा, हम लोगों की लागत में पड़ेगा, और कॉस्टिंग कहीं ना कहीं उससे भी कम होगी। तो आई थिंक ये जो सब्जेक्ट है, एक ये केवल पॉलिटिकल बजट जनरली सुनने को आता है, देखने को मिलता है, बट मुझे लग रहा है कि ये एक बिजनेस माइंडेड बजट भी है, ये विजनरी बजट भी है। ठीक है। डॉक्टर जवाहर सूरी, आप क्या आनंद सिंघानिया जी से इस बात पर सहमति जताते हैं कि बिजनेस माइंडेड बजट लग रहा है ये? नहीं, मुझे तो ये फॉरवर्ड लुकिंग बजट लग रहा है, जिसमें सभी को फायदा होगा, हाँ, इंक्लूडिंग मिडिल क्लास। आनंद जी ने जो कहा उसका एक उल्लेख फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था कि हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहते हैं, स्पेशली लैंड डील्स में, जहां लैंड माफिया है, 2-2 बार रजिस्ट्री कर देती है, उन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चूँकि युवा ज्ञान में एक बहुत अहम हिस्सा था, तो युवा के लिए इन्होंने स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड जो दिया है, उससे मुझे थोड़ी सी तकलीफ ये है कि 5-6 करोड़ रुपए में कुछ होना नहीं है। हाँ, एक ट्रेलर ही बन सकता है, पिक्चर नहीं बन सकती। तो मुझे लगता है अगर ज्ञान में युवा भी है तो युवा के लिए थोड़ा सा और बजट बढ़ाना था, स्वरोजगार के लिए बढ़ाना था, क्योंकि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर ओपी चौधरी बहुत ही सजग हैं। हाँ, एक लास्ट पॉइंट ये है कि परसों मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि मैं इस बार जो बजट पेश कर रहा हूँ वो मेरे हाथ से लिखी हुई है। हाँ, इसका मतलब है कि हर चीज़ डिजिटल नहीं हो सकता। बच्चों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप हाथ से लिखा करो, बेहतर याद होता है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश आपके वित्त मंत्री ने दिया है, जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। अनिल द्विवेदी जी, अभी हम बात ही कर रहे हैं जिस संदेश की, क्योंकि आज ओपी चौधरी ने कई बार इस बात का जिक्र भी किया, जैसे कि डॉक्टर जवाहर सूरी बता ही रहे हैं। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि वो 100 पेज का बजट खुद लिखे हैं। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बजट पेश जरूर किया गया, उन्होंने खुद लिखा और बजट पेश किया है। तो इसको किस तरीके से समझा जाए जब प्रदेश का वित्त मंत्री खुद ही बजट लिखता है और पेश करता है? तो नहीं, ओपी चौधरी साहब जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, जरा सी गलती होगी तो आप लिख सकते हैं कि ये टंकड़ त्रुटि थी, लेकिन हाथ से लिखा हुआ बजट बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत मेहनत से, श्रम से लिखा हुआ बताया गया है। और निश्चित तौर पर उन्होंने एक छत्तीसगढ़ के सपनों को कलम की स्याही के मार्फत रखा है सामने। 100 पेज लिखे उन्होंने, मैं बजट को देख रहा था, 100 पेज उन्होंने लिखे हैं बैठ करके, और ये मैसेज उन्होंने दिया है कि टेक्नोलॉजी के दौर में भी आज भी हाथ से लिखा जा सकता है, बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैं एक बात को जो शेट्टी साहब ने बोला कि ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्यों ला रहे हैं, आप आईटी विंडोज सिस्टम क्यों लेकर के आए ताकि करप्शन रुके। मुझे याद है कि देश के चर्चित व्यंग्यकार हुआ करते थे शरद जोशी, उन्होंने बोला था कि देश के सरकारी बजट का आधा हिस्सा अफसरों के पेट में चला जाता है। और ये वही बात है जो राजीव गांधी ने कहा था कि हम रायपुर केंद्र से 1 रुपये भेजते हैं और वहां पहुंचते पहुंचते आम आदमी के बीच 15 रुपए से हो जाता है। तो इस सिस्टम को, एक भ्रष्ट करप्शन को यदि आपको रोकना है तो आईटी पर केंद्रित सिस्टम लागू करना होगा, आपको ई गवर्नेंस सिस्टम लागू करना होगा। उसके लिए भी सरकार ने 10 करोड़ रुपए रखे हैं ताकि वो डेवलप किया जा सके। और इसके अलावा फिर आप जो एकल विंडो सिस्टम आपने लागू किया वो भी इसके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अभी भी आप देखिए कि बस्तर में
फिर टाटा स्टील जैसा उद्योग क्यों वापस चला गया? उनका अधिकृत बयान था कि हम करप्शन से परेशान हैं, लाल फीताशाही से परेशान हैं, इसलिए हम यहां से टाटा स्टील बोरिया बिस्तर समेट रहा है। तो इससे बचना होगा। जब इतने बड़े उद्योग भी यदि करप्शन और लाल फीताशाही से इतना परेशान है, तो आम आदमी या सिंघानिया साहब या बाकी लोग कितने बेसुरे अपना काम करते होंगे। तो इस पर ओपी चौधरी साहब ने पूरा फोकस किया है। बिल्कुल, तो हर सेक्टर पे फोकस भी हुआ है। आनंद सिंघानिया जी, देखिए रियल स्टेट सेक्टर पर लगातार हम बात भी कर रहे थे। रियल स्टेट सेक्टर पर सरकार का एक विशेष फोकस देखने को मिला। नया रायपुर को विकसित करने का प्रयास है। आपने कई बड़ी सौगात वैसे भी छत्तीसगढ़ को दी है, रायपुर को दी है, तो आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो नया रायपुर में अब एक नया मॉडल भी तैयार होगा, एक आधुनिक मॉडल ऑलरेडी अविनाश ग्रुप नया रायपुर में दे रहा। अब सरकार का फोकस है नया रायपुर को विकसित करने का। हम 2012 से नया रायपुर के भाग हैं, तो मैं नया रायपुर से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, न केवल एक बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से, बल्कि एक चूंकि हम यहीं रायपुर छत्तीसगढ़ से ही यहीं जन्मे पले बड़े हैं, तो हमारी एक इच्छा है कि एक इस शहर के पार्ट बने। नया रायपुर जो आज पूरे विश्व को शहर की चौथी, पूरे विश्व की सबसे चौथी डेवलप सिटी के रूप में, प्लान सिटी के रूप में देख रहा है, 20,000 एकड़ में डेवलप्ड है। इसमें इस सरकार में बहुत बड़ा फोकस बढ़ा है। और मुझे लगता है कि जो हम कई 10 साल से करीबन वेट कर रहे थे कि नया रायपुर एक एंकर के रूप में आए, और हम सब चाहते हैं कि रायपुर और छत्तीसगढ़ में बाहर के लोग माइग्रेट करें, और ये यहाँ के एजुकेटेड जो आज एजुकेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जैसा कि जवाहर शेट्टी जी ने भी कहा कि काफ़ी फोकस सरकार का रहा है, और हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर भी बढ़ा है। तो रॉ मटेरियल आज कुछ हद तक हमारे पास है। हम सब चाहते हैं कि नए रायपुर में आईटी भी आए, नए इंडस्ट्रीज आए जो नॉन पॉल्यूटिंग है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, न केवल एक यहाँ पे जो बेसिक ग्रोथ होती है, यहाँ पे स्टील का बहुत अच्छा ऑलरेडी है, तो उस पर जो ग्रोथ होनी चाहिए वो होना ही है, बट इसके अलावा बाकी सेक्टर में भी ग्रोथ होना चाहिए। तो मैं जब कंटिन्यूस जो जितना देख रहा हूँ इस सरकार के आने के बाद में, नया रायपुर में नई नई चीज़ों पे बात हो रही है, कंटिन्यूस रोड शो हो रहे हैं, बॉम्बे में, दिल्ली में या मेट्रो सिटी में जाके इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्वाइट किया जा रहा है, और ग्रीन एनर्जी पे बात की जा रही है, ऑल्टरनेटिव एनर्जीज पे बात की जा रही है, सेमीकंडक्टर पे बात हो रही है, आईटी पे बहुत बात हो रही है। तो जब ये इतनी सारी इंडस्ट्रीज आती हैं और हर तरह के लोग आना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, चूँकि छत्तीसगढ़ सेंट्रली लोकेटेड है, इसका वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, एजुकेशन का बेनिफिट है, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट रियल एस्टेट को करता है। तो आई थिंक रियल एस्टेट जब ग्रोथ होगा तो बाकी सब भी ग्रोथ होगा। तो आई थिंक नया रायपुर एक बहुत बड़ा एंकर साबित हो सकता है, और हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, पिछली सरकारों ने दिया है 20,000 एकड़ का डेवलप्ड नया रायपुर में। बस इसे एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के तहत, जो मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी अब दिख रही है, फोकस दिख रहा है कि इसको बसाने पे बात हो रही है, न केवल कंस्ट्रक्शन करने की, लोगों को जोड़ने की बात हो रही है। कई तरह के अलग अलग टेंडर आ रहे हैं जो नए जमाने के दिख रहे हैं टेंडर, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बिल्डिंग बनना है, एक कंस्ट्रक्शन होना है। तो आई फील कि ये गेम चेंजर जरूर साबित होगा। एक आम आदमी के लिए मैं जरूर एक बोलना चाहूँगा कि रजिस्ट्री शुल्क हमारे प्रदेश में थोड़ा ज़्यादा है, ये और प्रदेशों के बराबर होना चाहिए, और रजिस्ट्री शुल्क चूँकि 10-11% के रेंज में आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा अफोर्डेबल मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाता है। रजिस्ट्री को थोड़ा आसान भी किया गया है, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये एक गेम चेंजिंग है। हाँ। हम लोग देखते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में पुराने 20 सालों से वही पुराने ढर्रे तरीके से काम चलता रहा था। लोग जाते थे, वेट करते थे, फिर धीरे से अपॉइंटमेंट का एक चालू हुआ, और पहले तो बहुत ज़्यादा गोलमाल होते थे, उसमें रजिस्ट्रियाँ डबल हो जाती थी, तो वो चीज़ें रुकी है। अब समय आ गया है फेसलेस रजिस्ट्री का, अब समय आ गया है ऑटो नामांतरण का। आनंद जी, एक चीज और समझाइएगा, बजट से पहले जो औद्योगिक नीति आई उसमें भी बदलाव किया गया, क्योंकि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं है, और भी सेक्टर में है, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो लोग नया उद्योग लगा रहे हैं या जो पहले से उद्योगपति हैं, उनके लिए कितना फायदेमंद है? इस बजट को देखते हुए समझाइएगा। देखिए, इंडस्ट्री ग्रोथ की ऑलरेडी बात हो रही है, गुड गवर्नेंस की ऑलरेडी बात हो रही है, मतलब लाल फीताशाही कम होगी, डिजिटल युग बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी जो आई है अभी नवंबर में, मुझे ध्यान आ रहा है कि दिवाली के आसपास में नवंबर में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, उसका सभी वर्गों ने बहुत स्वागत किया है। उसके बाद में हमारे यहाँ कंटिन्यूस सोलर में बहुत इन्वेस्टमेंट हुए हैं, स्टील में बहुत एक्सपेंशन हुए हैं, माइनिंग के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, तो एक उत्साह तो डेफिनेटली सब में दिख रहा है। और जब इसके साथ में हम क्लब कर देते हैं गुड गवर्नेंस को और टेक्नोलॉजी को
और ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज़ की भी बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की भी बात करते हैं और फॉरवर्ड लुकिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। तो एक इंक्लूसिव हम ग्रोथ की एक माहौल बना रहे हैं, कंड्यूसिव माहौल बना रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा प्रदेश न केवल स्टील और धान के कटोरे के रूप में देखा जाए, बल्कि एक सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देखा जाए, माना जाए। मैं देख रहा हूँ कि एयरपोर्ट में मैंने कुछ एक आध लाइन पढ़ी कि एयरपोर्ट के लिए 40 करोड़ रुपए का कुछ बजट प्रावधान किया गया है। तो मैं इस माध्यम से बोलना चाहूँगा, न केवल ये 40 करोड़ रुपए एयरपोर्ट में कुछ जो भी जरूरी है वो करना ही चाहिए, बट हमें ये भी सोचना चाहिए क्या ये डबल इंजन की सरकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की हम बात सोच सकते हैं क्या? ये हमारे बिजनेस को बहुत ड्राइव करेगा और मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर आवर स्टेट की ये चीज़ मांगी जा सकती है और ये चीज़ हो सकती है। नया रायपुर और सब फॉरवर्ड लुकिंग बातों को सुनते हुए। ठीक है डॉक्टर जवाहर जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा। जब हमारे सहयोगी बात कर रहे थे ओपी चौधरी से, वित्त मंत्री से, बजट पेश करने से पहले, तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए हैंडसम बजट पेश किया जा रहा है, हैंडसम प्रदेश के लिए हैंडसम बजट। तो मानते हैं ये हैंडसम बजट आया है हैंडसम प्रदेश के लिए? एकदम हैंडसम है, उतना ही हैंडसम है जितने हमारे वित्त मंत्री हैं। लेकिन इसमें अब जो है इन्होंने एक अच्छा प्लेट में परोस दिया, अब इसको खा के हजम करना पड़ेगा और इसमें एक्सट्रीम प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो उम्मीद करते हैं कि उनसे हो जाएगा। और तैयारी इसलिए करनी पड़ेगी, जैसे आनंद जी ने कहा आईटी हब है, आईटी हब के लिए अगर हम आज से तैयारी करें कि हमारे बच्चे इसके लिए तैयार हो जाएं, नहीं तो फिर बाहर से लाने पड़ते हैं। हाँ, तो हमारे बच्चों को फ़ायदा हो उसकी तैयारी हो, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है उसके लिए तैयारी हो। तो ये स्किल्ड हमारे बच्चे अगर हो जाएं, जब तक वो प्रोजेक्ट्स आ जाएं, तब तो बेहतर होगा और इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मेजर इशू। ओके ठीक है अनिल जी, मेरा सवाल आपसे भी रहेगा क्योंकि लगातार हम बजट पर चर्चा कर ही रहे हैं और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी कहा जो इस बार का बजट पेश किया गया वो हर बार के बजट से बहुत अलग है, प्रगतिशील बजट के तौर पर इसे देखा जाए। तो आपने बहुत बजट देखे होंगे कि क्या इस बार का बजट जनता इस तरीके से देखे कि प्रगति की पथ पर छत्तीसगढ़ आगे जाएगा जो बजट पेश किया गया? देखिए, चौधरी साहब ने अच्छा बजट रखा है निश्चित तौर पर, और उन्होंने जो वो शासकीय कर्मचारी 28 लाख कर्मचारी हैं उनको 53% तक का डीए बढ़ा करके दे दिया है। यानी वो कहना चाहते हैं कि नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको उनका आर्थिक तरक्की होनी चाहिए, ये इस पर उन्होंने फोकस किया। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो उद्योग आएंगे, नए उद्योग, अब उन उद्योगों को जो नई छूट मिलेगी वो उनके पावर और डेवलपमेंट को लेकर के तो है ही, लेकिन वो कितने रोजगार देते हैं इसके आधार पर उनको छूट मिलेगी। ये इस बात को दर्शाता है कि वो राज्य में रोजगार सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा करेगी, ज्यादा लोगों को रोजगार देगी, उस पर सरकार की कृपा होगी, धनधान्य बरसेगी। फिर इस सरकार ने युवाओं पर फोकस किया, बहुत सारी बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन मैं देख रहा था कि युवाओं को लेकर भी सरकार ने, जैसे आपने बताया कि निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी, उसको स्थापना है, एजुकेशन सिटी बनाने की बात है। हाँ, एक बात है कि ई वे बिल जो है उसकी 50,000 की सीमा बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। इससे कई हजार व्यापारियों को फायदा होगा। सरकार ने बहुत सी देनदारियां माफ की हैं, उससे कम से कम 40,000 व्यापारियों का फायदा होगा। तो चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, किसानों के लिए कितना लंबा बजट इस बार आर्थिक बजट रखा गया है उनके लिए। तो सभी वर्गों के हित का ध्यान चौधरी साहब ने रखा है निश्चित तौर पर, और वो तो स्मार्ट फाइनेंस मिनिस्टर तो हैं ही देश के, और निश्चित तौर पर राज्य अच्छी तरक्की करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब एक लास्ट कमेंट आनंद सिंघानिया जी आपका लूंगी और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 10,000 स्क्वायर फीट में भी लोग यहाँ पर जमीन खरीद रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि मार्केट इतना रियल एस्टेट का बूम है क्या इतना निवेश आ रहा है, क्या लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने में? वैसे तो अविनाश ग्रुप बहुत किफायती दामों में लोगों को प्लॉट दे रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है तभी लोग खर्च कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं मार्केट को छत्तीसगढ़ के? नहीं, देखिए, रियल एस्टेट मार्केट हम हमेशा देखते आए हैं, साइक्लिकल मार्केट है। ये आज अगर हमको उठता हुआ दिख रहा है तो हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद ये वापस डाउन होता हुआ दिखे, क्योंकि ये ज़मीन ऐसी है कि नई बन नहीं सकती, ज़मीन उतनी ही है। हम उस पर कंटिन्यूस निर्माण किए जा रहे हैं, और ग्रोथ रियल एस्टेट का मैंने फिर वही कहूँगा कि तभी पॉसिबल है जब हम उसका विस्तार करें, शासन उस पर एक नई चीज़ें लेके आएँ, चाहे वो एयरपोर्ट हो, ड्राई पोर्ट हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, उसी से ये चीज़ सब संभव है। तो रियल एस्टेट ग्रोथ होगा ऐसा हम उम्मीद मान सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव एक बजट पेश हुआ है।
एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पेश हुआ है। तो उत्साह इस बात का है कि हमें आज फ्यूचर कम से कम आने वाले 5-10 साल ऐसा लग रहा है कि ये बजट का इम्पैक्ट रियल एस्टेट की ग्रोथ पे रहेगा, क्योंकि देयर इज अ लॉजिक। आज शेयर मार्केट और स्टील हुआ या सोना हुआ, ये ग्लोबल इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, बट हमारे राज्य की पॉलिसी रियल एस्टेट, हमारे राज्य के रियल एस्टेट ग्रोथ पे रखता है। तो मैं तो बहुत आशान्वित मुझे लग रहा है आज कि ये बजट में आने वाले 4-5 साल के लिए रियल एस्टेट के लिए अच्छा रहेगा और रियल एस्टेट के ग्रोथ को निर्धारित करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपका भी, डॉक्टर जवाहर जी आपका भी, आनंद सिंघानिया जी आपका भी, आप तीनों का खास बातचीत करने के लिए विस्तार न्यूज से और बजट को और बेहतर हमारे दर्शकों को समझाने के लिए।